नमस्कार, कर्मभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार का स्टैटिक वीडियो का पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसको 10 या 15 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। आज है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के उपाधि। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है उपाधि से, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। बस एक नज़र आपके सामने से गुजरा हो तो एग्जाम में आप क्लिक करके आ जाएंगे। अगर आपके सामने से ना गुजरा हो तब तो बहुत टफ, और ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलती कर गए ना तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको रिजल्ट के लिए ना कुछ वैसा क्वेश्चन है कि जिसका मैक्सिमम लोग सही करके आता है, वो आपका भी सही होना चाहिए। अगर वहां आप गलत किए ना तो फिर आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस सब पोर्शन को आप एकदम बढ़िया से देखेंगे, और इसको कुछ नहीं, बस एक बार कभी आपके सामने से गुजर गया हो तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को उपाधि। इसमें हम लोग कुल मिलाकर 25-26 व्यक्ति को देखेंगे, और उनके यानी कौन सा उपाधि दिया गया है और थोड़ा सा उसका अगर कुछ विशेषता है तो वो भी हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का स्टैटिक वीडियो का आज शायद आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिहार करंट अफेयर्स का पोर्शन लेके आएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो लेके आएंगे। और बिहार करंट अफेयर्स में ना सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट। आपको अगर करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 5 या 6 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट से ही रहता है। और वो पोर्शन ऐसा पोर्शन है कि जो खासकर सिविल सर्विस तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग को पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स, तो उनको तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, जो बीपीएससी का तैयारी भी करते हैं, टीआरई करते हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, वो लोग शुरू करेंगे और ऐसा उसको डाटा दिखता है ना कि एकदम छोड़ के निकल जाते हैं। हम लोग भी निकलते थे, ठीक है, हम लोग को भी पढ़ने में बहुत दिन लगा। जैसे आप जब भी बिहार का आर्थिक समीक्षा देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, जीडीपी का इतना प्रतिशत, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में इतना प्रतिशत, तो आपको एकदम बुझाता नहीं है, ठीक है। तो हम जो आर्थिक समीक्षा लेके आ रहे हैं, तो आर्थिक समीक्षा और बजट से पहले हम उसी चीज को पहले कवर करेंगे कि उसका जितना भी टर्म है, ठीक है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व लाभ क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, इस प्रकार के जितना भी टर्म है ना, पहले उसको समझ लेंगे। 1 या 2 वीडियो लगेगा, और फिर उसके बाद हम लोग बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा देखेंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों की उपाधि। सबसे पहला नाम है राजेंद्र प्रसाद। इनको आजाद शत्रु बोला जाता है। आजाद शत्रु का क्या मतलब होता है? जिनका कोई शत्रु ना हो, जिनका कोई दुश्मन ना हो, उनको आजाद शत्रु बोला जाता है। और ये उपाधि इनको दिया कौन था? ये उपाधि दिया था महात्मा गांधी। मैक्सिमम लोग को ना उपाधि उनके आसपास के लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले देते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई विशिष्ट व्यक्ति उपाधि दिए हैं तो हम लोग साथ में उसको देख लेंगे। श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी बोला जाता है। इनके बारे में आपको पता ही होगा कि बिहार के आजाद भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बिहार विभूति बोला जाता है, ठीक है, और इनको बिहार का निर्माता भी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण, लोक नायक, और इनको जेपी बोला जाता है। जब हम बिहार का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे बिहार इतिहास में, तो वहां जयप्रकाश नारायण का हम बहुत बड़ा रोल देखेंगे। और बीपीएससी के मेंस में ना यहां से क्वेश्चन आता ही है। कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक बोला जाता है। इनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और इनको अभी भारत रत्न मिला। हम लोग इससे पहले एक वीडियो पढ़े थे जिसमें भारत रत्न का सीरीज था, उसमें हम लोग कर्पूरी ठाकुर को देखे थे। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह, इनको बाबू कुंवर सिंह, इनको वीर का उपाधि दिया गया है, ठीक है, तो इनको बोला जाता है वीर कुंवर सिंह। 1857 क्रांति में इनके योगदान को हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब हम लोग बिहार का में 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो एक तरह से 60% पोर्शन, 70% पोर्शन इन्हीं का है, बाबू वीर कुंवर सिंह का। और जब भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है, बाबू वीर को। जगजीवन राम, ये इनको बाबूजी को उपाधि दिया गया, और ये आजाद भारत के पहले श्रम मंत्री रहे हैं। ये जगजीवन राम आजाद भारत के पहले श्रम मंत्री रहे। इनकी बेटी मीरा कुमारी लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। बैद्यनाथ मिश्र यात्री, इनको बाबा बोला जाता है। मजरूल हक, इनको देशभूषण, इनको भी गांधी जी देशभूषण बोले थे, इनको भी गांधी जी ही देशभूषण बोले थे मजरूल हक को। नीतीश कुमार, इनको सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। वैसे राजनीति में बहुत सारे नाम हैं इनका।
लेकिन जो हम लोग को याद रखने की चीज है सुशासन बाबू। विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल बोला जाता है और कवि शेखर बोला जाता है। विद्यापति की ये दोनों उपाधि दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनको आंचलिक उपन्यासकार बोला जाता है। ये आंचलिक उपन्यासकार का क्या मतलब होता है? आंचलिक मतलब होता है क्षेत्रीय, कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, उस यानी उसी क्षेत्र के भाषा, संस्कृति, वहां के रहन सहन पर इनका उपन्यास आधारित रहता था, इसीलिए इनको आंचलिक उपन्यासकार बोला जाता है कि एक सीमित क्षेत्र में, सीमित अंचल में। भिखारी ठाकुर, इनको बिहार का शेक्सपियर बोला जाता है। इनका भोजपुरी में बहुत बड़ा योगदान है। शारदा सिन्हा और विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला बोला जाता है, यानी ये दोनों को बिहार कोकिला बोला जाता है। अभी शारदा सिन्हा पे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो आप लोग इन पर देख लीजिएगा। इनको 2025 में ना पद्म विभूषण मिला था 2025 में। इस वीडियो के बाद हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें बिहार से किन किन को यानी पद्म अवार्ड मिला। इससे पहले हम लोग बिहार से किन किन को भारत रत्न मिला वो देख लिए, तो उसमें तो कुल मिलाकर 5 ही लोग थे जब से भारत रत्न दिया गया अभी तक। लेकिन क्या है कि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो उसमें बहुत सारा लोग रहता है। तो हम लोग 2026 में किनको किनको मिला बिहार से और 2025 में किनको किनको मिला, इस दोनों को हम लोग देखेंगे और उनका थोड़ा सा विशेषता देखेंगे। तो उसी में हम लोग इनको शारदा सिन्हा को भी देखेंगे। विष्णुगुप्त, इनको आप लोग जानते होंगे। चाणक्य इनको बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, द्विजर्षभ बोला जाता है और भारत का मैकियावेली भी इनको बोला जाता है। ये चाणक्य वही है, विष्णुगुप्त, जो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरवा के मौर्य वंश का स्थापना करवाए थे। महावीर स्वामी, इनके बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। इनको जिनेंद्र बोला जाता है, जिन बोला जाता है, केवलिन और महावीर बोला जाता है। इनके बारे में हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिद्धार्थ, इनको तो सब जानते होंगे। इनको गौतम बुद्ध बोला जाता है, बुद्ध बोला जाता है, महात्मा बुद्ध बोला जाता है, भगवान बुद्ध बोला जाता है, शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल से थे इसलिए इनको शाक्य मुनि बोला जाता है। इनको एशिया का ज्योति पुंज बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया अगर अंग्रेजी भी कभी कभी लिख देता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को बोला जाता है। अशोक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसको देवनाम पीए बोला जाता है। एक बार बीपीएससी ना ये बोल दिया था कि देवनाम पीए किसको बोला जाता है, उसमें अशोक दे दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया था, ऐसे करके 3-4 राजा का नाम दे दिया था और पूछ दिया था कि देवनाम पीए किसको बोला जाता है। उसके बाद प्रियदर्शी भी अशोक को बोला जाता है और चंडाशोक भी अशोक को बोला जाता है और धर्माशोक भी बोला जाता है। चंडाशोक क्यों बोला जाता है? चंडा का मतलब होता है ना चंडाल, यानी चंडाल अशोक। चंडाशोक का मतलब है कि चंडाल अशोक। इनको चंडाल अशोक क्यों बोला गया? जब कलिंग युद्ध इन्होंने किया तो इसमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, हत्या हुआ, तो इनको चंडाशोक को उपाधि दिया गया, चंडाल का। और धर्माशोक को मतलब यानी धर्म करने वाले अशोक। जब ये बौद्ध धर्म अपना लिए तो इनको धर्माशोक बोला गया। चंद्रगुप्त मौर्य, इनको 2 नाम है, ये बहुत पूछता है, एक सेंड्रोकोटस, एक एंड्रोकोटस। तो ये पूछता है ना कि सेंड्रोकोटस इनको किसने कहा था और एंड्रोकोटस किसने कहा था। तो सेंड्रोकोटस इनको स्ट्रैबो बोला था और एंड्रोकोटस इनको जो है सो मेगास्थनीज बोला था। और ये दोनों कौन था? ये जो दोनों थे ना, यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार। हाँ, समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है और कविराज बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कविराज क्यों बोला जाता है। इस समुद्रगुप्त का कुछ सिक्का मिला है, उस सिक्का पर इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो उसी से इनको वहां कविराज और बीना वादक का भी यानी समुद्रगुप्त को बोला गया है। भारत का नेपोलियन, ये थोड़ा सा हमको ना अटपटा लग रहा है। समुद्रगुप्त जो थे ये थे 335 से 375 ईस्वी में, ठीक है, ये समुद्रगुप्त का कार्यकाल है। और नेपोलियन कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ठीक है, ये फ्रांस के थे नेपोलियन। और इनका कार्यकाल जो था 1799 से 1819 तक लगभग में था, ठीक है। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो हम ये बोलते हैं कि जब समुद्रगुप्त पहले आए तो इनको हम फ्रांस का नेपोलियन क्यों बोलेंगे जब नेपोलियन बाद में आए? समुद्रगुप्त जैसा काम किया वैसा काम तो नेपोलियन किया, तो हम नेपोलियन को क्यों नहीं बोलेंगे कि फ्रांस का समुद्रगुप्त?
ये हम उपाधि हमको नेपोलियन को देना चाहिए। ये हमारे इतिहासकार को कब समझ में आएगा कि भाई ये आदमी पहले आया और इनका अनुसरण इन्होंने किया, इनका जैसा काम इन्होंने किया, तो इनके नाम पे इनका नाम रखा जाना चाहिए ना, कि हम इनके नाम पे इनका नाम रख देंगे। ठीक है, इस चीज को इतिहासकार को सुधार करना चाहिए। हाँ, ये भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा, तो ये कहा B.A. स्मिथ, पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। खैर इतिहास में जो है, लेकिन हमको तो एग्जाम पास करना है, तो वो चीज हमको याद रखना होगा। B.A. स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य का उपाधि था। फरीद खान, इनको शेर खां बोला गया, इसी को हम लोग शेर शाह सूरी बोलते हैं। सूरी वंश के संस्थापक सासाराम इनके नाम से प्रसिद्ध है, और इन्हीं के शेर शाह बोला जाता है। और शेर खां का उपाधि किसने इनको दिया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहार खां लोहानी इनका नाम था। बहार खां लोहानी। एक्चुअली बहार खां लोहानी को पर शेर हमला कर दिया था, और इन्होंने शेर को एक तलवार में काट दिया, तो ये बहार खां लोहानी इनको शेर खां का उपाधि दिए। सबसे अंतिम में हम लोग देखेंगे गुरु गोविंद सिंह को। इनका जन्म पटना में हुआ था। हम लोग इससे पहले अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको दशमेश बोला गया है, सर्वसदानी बोला गया है, और संत सिपाही बोला गया है। तो बिहार के प्रमुख व्यक्ति में हम लोग करीब करीब जितना इंपॉर्टेंट था सबको देख लिए। मजरूल हक हम लोग देखे हैं, मजरूल हक देशभूषण। ठीक है, तो करीब करीब हम लोग सब लोग को देख लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।